हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। मतलब कि कंपनीज जो है किस किस तरह से अपने लिए पैसा जो है मार्केट से उठा सकती हैं, और एक आम इंसान या फिर एक कोई फंड जिसको पैसा इन्वेस्ट करना मार्केट में, तो उसके पास क्या रास्ते होते हैं। जैसे कि भाई ऑल्टरनेटिव इनकम मेथड्स हो गए, हमारे पास बहुत सारे बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, या फिर शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड वगैरह में लगा सकते हैं। सभी की सभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सबसे सेफ एसेट की बात करेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इन्हें जी सैक भी कह दिया जाता है। अब बेसिकली हमने एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो पहले भी डिस्कस किया था, ट्रेजरी बिल्स। ये हमने कहा था कि भाई शॉर्ट टर्म के लिए होता है, या तो 91 डेज, या फिर 182 डेज, या फिर 364 डेज। उससे ज़्यादा के लिए ये नहीं हो सकता। और कम के लिए हमने फिर दूसरी और चीज़ें भी पढ़ी थी, बट वो उतना पॉपुलर नहीं है। मेनली ट्रेजरी बिल्स आरबीआई के बहुत ज़्यादा पॉपुलर है शॉर्ट टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो ट्रेजरी बिल्स तो इशू हो नहीं सकते, तो क्या इशू हो सकता है? लॉन्ग टर्म के लिए गवर्नमेंट डेटेड बॉन्ड्स इशू करती है। इन्हें गिल्ट बॉन्ड्स भी कहा जाता है। गिल्ट बॉन्ड्स का क्या मतलब है, आप समझिए। पहले क्या होता था कि बॉन्ड्स जो होते थे ना, वो कागज मिलता था। मान लीजिए आपने सरकार को 2 लाख रुपए दिए, तो सरकार आपको बदले में 2 लाख रुपए का कागज दे देगी। जैसे बैंक्स में होता है, भाई बैंक्स में आपने 2 लाख की एफडी बनाई और उन्होंने 2 लाख की एफडी का कागज आपको पकड़ा दिया। तो जो ये गिल्ट होते थे, यानी कि लंबे लंबे बॉन्ड्स होते थे, जनरली ये 10 साल से लेकर 30 साल तक होते हैं। कई बार 5 साल के भी देखे गए हैं, पर 10 साल से 30 साल के होते हैं बॉन्ड्स, गिल्ट बॉन्ड्स जिन्हें कहते हैं। तो इनका जो कॉर्नर होता है ना, वो गोल्डन कलर का होता था। गिल्ट जो होता है, गोल्ड को भी कह देते हैं, गोल्ड के एक टाइप को। तो गोल्डन कलर का होता था गिल्ट, इसलिए इनको गिल्ट बॉन्ड्स कहा जाने लगा। आज के टाइम पे तो जो है सब कुछ डीमेटेरियलाइज हो गया है। इसका क्या मतलब, डीमेटेरियलाइज का मतलब कि अगर आप जो है सरकार को कुछ भी पैसा देते हैं, तो सरकार पहले तो अपने रिकॉर्ड में, ऑनलाइन रिकॉर्ड में उसको नोट कर लेते कि आपने जो है मुझे इतना रुपया इस डेट को इस ब्याज पे दिया है। दूसरा, आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट भेज देती है, या फिर आपको ऑनलाइन आपके सर्टिफिकेट का नंबर भेज देती है, बजाय कि आपको फिजिकल कॉपी दी जाए सर्टिफिकेट की। इसलिए कहते हैं गवर्नमेंट अब जो है डिजिटलाइज होती जा रही है, क्योंकि चाहे ट्रेजरी बिल हो या डेटेड बॉन्ड्स हो, बजाय कि आपको जो है मोटे मोटे जो है डॉक्यूमेंट्स की किताबें दी जाएं, या फिर जो आपको जो कागज संभालने के लिए दिया जाए, सब कुछ ऑनलाइन आपको ध्यान रखना होता है। सारे जो नंबर्स होते हैं ऑनलाइन होते हैं गवर्नमेंट के। तो गिल्ड बॉन्ड्स में जनरली वही नेचुरल सी बात है, अगर इतना ज़्यादा टाइम के लिए गवर्नमेंट पैसा ले रही है आपसे, तो खतरा बढ़ जाता है। कल को क्या पता 10 साल बाद कोई युद्ध हो जाए, या 20 साल बाद क्या आ जाए, कोई प्रलय आ जाए, कुछ भी हो जाए। तो वही नेचुरली आप कहेंगे कि ट्रेजरी बिल के मुकाबले गिल्ड बॉन्ड्स में मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चाहिए। तो जैसे हमने आपको पहले बताया था, ट्रेजरी बिल्ड 4 से 6% का इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं, पर गिल्ट बॉन्ड्स काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं, 8 से 12% तक का भी। आजकल तो 8 से 10% तक का भी इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर देते हैं। सीधा सीधा डबल की बात कर रहे हैं हम इधर इंटरेस्ट रेट, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ आप 1 साल से पहले ही पैसा विड्रॉ कर लेंगे, और यहाँ पर आप 10 साल से लेकर 30 साल तक जो है बॉन्ड में पैसा लगाएंगे। डिपेंडिंग ऑन कि आप कितने लंबे पीरियड के लिए लगा रहे हैं पैसा, उतना ही ज्यादा आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। एक चीज आप हमेशा याद रखें कि इंटरेस्ट रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टाइम इन्वेस्टेड। इंटरेस्ट रेट is directly proportional to time of investment। जितना ज्यादा टाइम के लिए आप लगाएंगे पैसा, उतना ही ज्यादा टाइम के लिए उतना ही ज्यादा आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे गवर्नमेंट के एकदम सेफ बॉन्ड्स। इनमें आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही जो बॉन्ड्स हैं, ट्रेजरी बिल्स और डेटेड बॉन्ड्स, ये सॉवरेन गारंटी होती है इनमें। यानी कि गवर्नमेंट की गारंटी होती है। जो गवर्नमेंट की गारंटी है उसे हम सॉवरेन गारंटी भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, चलिए ठीक है। बट इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं मिल रहा, और अगर इनकेस मिल भी रहा है, तो फिर आप जो है लॉक इन हो जाएंगे 30 साल तक के लिए भी, 10 से 30 साल के लिए भी। बट गवर्नमेंट ने कहा कि हम नहीं चाहते कि आप लॉक इन हो। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जो लॉक इन हो। आप चाहें तो आजाद हो सकते हैं हमारे इस बॉन्ड से बीच में ही। ट्रेजरी बिल्स में तो कोई चक्कर नहीं है, चलो टाइम ही कम है। बट गवर्नमेंट ने कहा कि आप गिल्ड बॉन्ड से भी आजाद हो सकते हैं बीच में। और कैसे? इसके लिए गवर्नमेंट ने मार्केट इंट्रोड्यूस किया, मार्केट एक्सचेंज। जैसे कि एनएससी है, तो गवर्नमेंट ने एनएससी या बीएसई से बोला कि आप जो है मेरी तरफ से
मेरे जो बॉन्ड्स हैं इनको इन पे जो ट्रेडिंग करवाइए। मतलब कि एक आदमी जिसने मेरा बॉन्ड होल्ड किया हुआ है, मान लेते हैं ए आदमी है जिसने मेरा बॉन्ड होल्ड किया हुआ है, वो बेचना चाहता है किसी को भी रेंडमली, चाहे कोई भी उसे खरीद ले, पर उसे आज तक का ब्याज मिल जाए और उसे इस बॉन्ड से आज़ादी मिल जाए। ठीक है, तो एनएससी ने जो है बिड लगा दी। चलिए, एनएससी ने कहा कि आप बताइए कि भाई आज जो है बॉन्ड 1000 रुपये का है, प्लस इसमें जोड़ लेते हैं भाई कि 1 साल हो गया तो 10% से 100 रुपये का इंटरेस्ट, तो आप जो है 1100 रुपये पे लगा दीजिए इसको। जो भी आएगा, अगर किसी ने आया तो ठीक है, आपको लग रहा है कि कोई 1100 पे नहीं आ रहा तो कम पे कर लो, 1090 पे लगा लो बिड। आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे तो ये मैंने बहुत ज़्यादा रिस्की टाइम पे गवर्नमेंट से पैसा लिया था, अब तो कोई भी पैसा दे देता गवर्नमेंट को, तो कोई इसमें क्या बड़ी बात है, तो ठीक है आप थोड़ा सा उसके लिए ज़्यादा ले लो, 1110 ले लो। इस तरह से जो भी आपकी मर्जी हो बिड लगा लो, सामने वाला आया तो आपका बॉन्ड बिक जाएगा, और नहीं आया तो नहीं बिक पाएगा बॉन्ड। ठीक है, बट इसमें होता क्या है कि ये जो मार्केट है ना, ये बॉन्ड्स की बहुत ज़्यादा इलिक्विड है, मतलब कि बहुत कम ट्रेडिंग होती है। आप जो है आपने लगाकर छोड़ दिया, माइट भी कोई आए ना आए, आ जाए अगले दिन आए अगले हफ्ते आए, या फिर आपकी जो बिड, आप मान लीजिए 1100 रुपये अगर आपकी फेयर वैल्यू बनती है, तो माइट भी 1100 रुपये सामने वाला कहेगा मैं अकेला सेलर हूँ, मैं अकेला बायर हूँ इस बॉन्ड का, और ये आदमी की कुछ तो मजबूरी है जो ये बेचना चाह रहा है, मैं 1100 पे क्यों लूं, मैं तो जो है इसको 1080 पे लूंगा। तो ये दिक्कतें आ जाती हैं अगर आप बीच में बेचना चाहें, कि आपको अपना मन चाहा जितना आपको इंटरेस्ट रेट मिलना चाहिए था, जितना वादा किया गया था, उतना कई बार नहीं मिलता, क्योंकि आप बीच में से निकल कर जा रहे हैं। तो ठीक है, आपको थोड़ा बहुत नुकसान होगा, 1100 नहीं तो 1080 में, और माइट भी हफ्ता 10 दिन भी आप, या 2-4 दिन लेट हो सकते हैं बेचने में, बट एक ऑप्शन है फ्री होने का। बट हमेशा ध्यान रखें कि इलिक्विड ये इलिक्विडेट बॉन्ड्स माने जाते हैं, ये इलिक्विडेट ट्रेडिंग कमोडिटीज हैं। इसलिए अगर आप जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स कुछ खरीद रहे हैं, तो ये मानकर ही चलें कि आपको जो लास्ट तक ही उनके साथ रखना होगा, उनको रखना ही होगा। नहीं तो अगर आप बीच में बेचने की कोशिश करेंगे, तो ये मान लें कि भाई 1-2% का नुकसान तो मामूली बात है, हो ही सकती है। ठीक है, तो ये डिस्कशन हो गया हमारा एकदम सेफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की तरफ। अब थोड़ा सा और अपना रिस्क बढ़ा देते हैं और म्यूचुअल फंड्स की तरफ चलते हैं। आप ये सब नोट कर लीजिए, इसके बाद हम म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे। अब म्यूचुअल फंड दोस्तों होता क्या है, आप सभी लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि म्यूचुअल फंड्स का नाम तो सुना ही होगा, चाहे उसमें इन्वेस्ट किया हो या ना किया हो, और फिर एड्स भी बहुत सारी कंपनीज के आते ही रहते हैं आजकल म्यूचुअल फंड के। तो इन म्यूचुअल फंड को समझते हैं हम क्या होता है। मान लीजिए एक मार्केट है जिसमें हजारों हजारों स्टॉक्स हैं। हमारी जो एनएससी की मार्केट है इसमें 7000 स्टॉक्स हैं। कितने बताया हमने, बीएसई की मार्केट में 7000 स्टॉक्स हैं। एनएससी में तकरीबन 1600-1700 स्टॉक्स हैं। तो हमारे देश में 7000 स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। आपको नहीं पता कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा। हो सकता है आपने कुछ नाम सुने हो, जैसे कि आपने सुना होगा टाटा, या फिर बिरला, रिलायंस। अब टाटा बिरला की भी सौयों कंपनीज हैं। अब आपको नहीं पता टाटा की सारी कंपनियां बढ़िया होती हैं या फिर कोई कोई कंपनी बढ़िया होती है। या आपने शायद बजाज सुना होगा, बजाज की 10 से ज़्यादा कंपनीज हैं। अब आपको भी ये भी नहीं पता कि भाई बजाज कैसा परफॉर्म कर रहा है। हाँ, मैंने सुना तो है बजाज का नाम, सेल भी अच्छी देता है, बट परफॉर्म कैसा कर रहा है ये बात मुझे नहीं मालूम। तो कोई बात नहीं, ये बात आपको जानने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप बिना जाने जो है इन सब का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड क्या करता है, वो कहता है कि आप दिमागी मत लगाओ, बस आप जो हमें पैसा पकड़ा दो और हमें डायरेक्शन दे दो थोड़ी सी। अब म्यूचुअल फंड डायरेक्शन कैसी मांग रहा है भाई, एक एनालिस्ट है जिसे पता ही नहीं स्टॉक मार्केट में एक होता क्या है, वो क्या डायरेक्शन देगा। तो म्यूचुअल फंड पूछता है आपसे कि आप बेस्ट कंपनीज में लगाना चाहते हैं, एवरेज कंपनीज में लगाना चाहते हैं, या फिर स्मॉल कंपनीज में लगाना चाहते हैं। इस तरह की कुछ कुछ बातें पूछता है। या फिर आप इंटरनेशनल लेवल पे लगाना चाहते हैं, और भी ढेर सारे ऑप्शन देता है। फिर एक कंडीशन साथ में म्यूचुअल फंड बता के चलता है कि भाई अगर आप बेस्ट कंपनीज में लगाएंगे तो डेफिनेटली आपका रिस्क बहुत कम है, बट देन नो रिस्क नो गेन। कम रिस्क है तो फिर गेन भी कम हो जाएगा। ठीक है, अगर आप स्मॉल कंपनीज में लगाएंगे, यानी कि स्मॉल कंपनी जो बहुत छोटी छोटी सी कंपनी होती है, नहीं ज़्यादा भी छोटी नहीं, ये नहीं कि 2-4 करोड़ की, पर फिर भी 50 करोड़ 40 करोड़ 20 करोड़ की जो कंपनीज होती हैं, स्मॉल कंपनीज कहलाती हैं। इनमें आप लगाएंगे तो हाई रिस्क है, कंपनियां जो अक्सर डूबती भी रहती हैं, बट अगेन हाई गेन है। हमेशा याद रखें, अगर आप जो स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, अगर आप कोई भी ऐसी चीज में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है एटलीस्ट, तो उसके लिए आप हाई रिस्क हाई गेन का फॉर्मूला हमेशा याद करें, याद रखें। जब भी आप जो है हाई गेन की बात कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके साथ में हाई रिस्क अटैच हो चुका है। और अगर आप हाई रिस्क की बात कर रहे हैं, तो ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको हाई गेन मिलेगा।
कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपने रिस्क तो लिया नहीं बिल्कुल भी और गेन आपको बहुत ज़्यादा मिल जाए, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं होती है। अगर आपसे कोई कहता है तो ये बात गलत कहता है। चलिए अब समझते हैं कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करते हैं। भाई म्यूचुअल फंड एक आदमी है, मान लेते हैं एक बड़ी कंपनी है, रिलायंस ले लेते हैं, ठीक है। तो जो मुकेश अंबानी जी की कंपनी है रिलायंस, उन्होंने सोचा कि हम चलो एक म्यूचुअल फंड खोलते हैं। अब आप देखिए कि अंबानी जो है, ये जो रिलायंस कंपनी है, इनका तो म्यूचुअल फंड से कोई रिलेशन नहीं है। इनका क्या काम है? या तो इनका ऑयल सेक्टर से रिलेटेड काम है, या फिर इनका जो है जियो फोन से रिलेटेड काम है, ठीक है। या थोड़े बहुत और भी काम है, जैसे रिलायंस रिटेल आजकल खुलने लगे हैं जगह जगह स्टोर्स। बट रिलायंस का म्यूचुअल फंड से क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं है। बट इन्होंने कहा ये तो कमाई का जरिया है, मैं तो खोलूंगा म्यूचुअल फंड, मुझे कुछ आता हो या ना आता हो। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने पहले मनी कलेक्ट करना स्टार्ट किया अलग अलग लोगों के पास, रिटेल लोगों के पास जाके, छोटे आदमियों के पास जाके, या फिर बड़े इंस्टीट्यूशन से भी कहा कि आप मुझे जो है मेरे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए। तो मनी कलेक्शन शुरू हुआ, ठीक है। अब साथ में शुरू हो रहा है कि भाई ये भी तो सर्च करो, मुझे तो आता नहीं तो किसी को तो आता होगा ना पैसा लगाना, उसको भी ढूंढना शुरू करते हैं। ट्रस्ट बिल्डिंग, ट्रस्ट बिल्डिंग मतलब भरोसा बिल्ड नहीं करना, ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करनी है जिसका म्यूचुअल फंड से लेना देना कुछ नहीं है, बट वो म्यूचुअल फंड को स्टॉक्स को संभालेगा, उसका पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। अब ये सारी मेहनत जो रिलायंस कर रहा है, इसके बदले से कुछ तो पैसा चाहिए होगा ना, तो ये अपना कमीशन लेगा। पहली बात तो जो रिलायंस कर रहा है, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ऐसी जो कंपनीज होती हैं, इन्हें स्पॉन्सर कहा जाता है। याद रखना हमको, म्यूचुअल फंड में जो भी कुछ काम हो रहा होता है ऊपर, वो सब स्पॉन्सर कर रहा होता है, जिसने अपना सारा पैसा लगाया है रिटेलर्स को ढूंढने में, अलग अलग जो ये म्यूचुअल फंड्स के एजेंट्स होते हैं इनसे बातें करने में, इनको जो है फिर लुभाने में, इनको अट्रैक्टिव डील्स देने में। कैसे अट्रैक्टिव डील्स देने में कि आप मेरे लिए जो है मेरे म्यूचुअल फंड में पैसे लगवाइए, मैं आपको जो 0.5% दे दूंगा। अच्छा वो भी दे रहे हैं 0.5, कोई बात नहीं, मैं आपको 0.6% ऑफ टोटल फंड जो भी आप ला रहे हैं मैं उसका वो आपको दे दूंगा। इस तरह की डील्स होती हैं। फिर बदले में इतनी सारी मेहनत करने के बाद रिलायंस कहता है कि 1-1.5% तो मेरा भी बनता है। तो ठीक है कोई बात नहीं, 1-1.5% या 2% जो है रिलायंस भी अपने पास रख लेगा। पर ये सारा 2% जो रिलायंस के पास नहीं चला जाएगा, ये जो है इसमें से कुछ कुछ खर्चा भी होगा। क्या खर्चा होगा? भाई ये जो ट्रस्ट में लोग काम कर रहे हैं, इनका पैसा कौन देगा? ये कोई जो है फ्री में जो है दान खाता थोड़ा ना खोला हुआ है यहाँ पे इन लोगों ने, इनको भी पैसा चाहिए, तो वो सारा भी कटेगा, सैलरीज वगैरह। तो ये सब डिडक्ट करके फिर एक ऑफिस वगैरह भी चाहिए होता है, ऑफिस रेंट कटेगा। ये सब डिडक्ट करके हार्डली इनके पास आधा परसेंट कुछ बचता है, और जो पूरे फंड का आधा 1% है वो ये अपने पास बचाकर रख लेते हैं, वही इनकी कमाई हो जाती है, ठीक है। ये हो गए हमारे स्पॉन्सर। अब यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई है, अब हम ट्रस्ट की भी तो बात कर लें। ये ट्रस्ट क्या कर रहा है काम? ये जो हमने ट्रस्ट बना तो दिया, इट होल्ड्स ऑल द म्यूचुअल फंड्स, होल्ड्स एंड नॉट होल्ड, एक्चुअली इट कंट्रोल्स फंड फ्लो इन एंड आउट बोथ। मतलब कि यही ट्रस्ट बताएगा कि भाई हमें जो है 2000 करोड़ का बनाना है फंड, इससे ज़्यादा हम लेंगे तो हमें जो प्रॉब्लम आ सकती है कि मार्केट हमें इससे ज़्यादा पैसा मार्केट में हम लगा नहीं पाएंगे, नहीं तो मार्केट ही हम हिला देंगे। क्या होता है कि सोचिए एक ही स्टॉक में एकदम से बहुत सारा पैसा आ गया, हज़ारों करोड़ों का पैसा आ गया, तो वो स्टॉक एकदम लगाते लगाते 20-25%, 20% तक ऊपर चला जाता है। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए लोग कहते हैं कि भाई नहीं, हम छोटे फंड्स में ही ठीक हैं, 200 करोड़ 2000 करोड़ के ठीक हैं, 20-30 हज़ार करोड़ के फंड हमको नहीं बनाने हैं। जनरली कंपनीज अवॉइड करती हैं इतने बड़े फंड बनाने के लिए, जब तक कि आप में कुछ ज़्यादा ही बड़े एक्सपर्टाइज और बहुत बड़े फंड ओनर्स ना हो। तो इसलिए एक तो हो गया फ्लो इन, कंट्रोल कर लिया, ज़्यादा नहीं चाहिए। उसके बाद फ्लो आउट कैसे कंट्रोल करते हैं? यही तो डिसाइड करेंगे भाई कब कौन सी कंपनी में लगाना है, कब कौन सी कंपनी से पैसा निकालना है, कब किस में कम करना है, ज़्यादा करना है, मार्केट आगे कैसे जाएगी। ये सारे झंझट जो है ये सब ट्रस्ट संभालेगा। ये आपको संभालने की जरूरत नहीं है, एक इन्वेस्टर को संभालने की जरूरत नहीं है, ट्रस्ट संभालेगा। ट्रस्ट टेक केयर ऑफ मार्केट रिस्क, केयर ऑफ मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क का टेक केयर कर रहा है ट्रस्ट, का मतलब ये नहीं कि नुकसान जो ट्रस्ट झेलेगा, नुकसान या फायदा आप ही को झेलना है या आप ही को उठाना है फायदा भी। बट ट्रस्ट जो आपकी तरफ से जो है इतना कहता है कि हम जो है कुछ भी इसमें पैसा नहीं खाएंगे, हम जो पूरी ईमानदारी से काम करेंगे, और हमारा इससे कोई रिलेशन भी नहीं म्यूचुअल फंड का, हमें तो बस अपना सैलरी मिल रहा है काम करने के लिए, काम कर रहे हैं। और जो लोग ट्रस्ट में काम करते हैं ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? ट्रस्टी। ट्रस्टी जो है ट्रस्ट में काम करते हैं।
अब ये बात हो गई, ये बात सब हो गई, ठीक है भाई, एक जो हमने म्यूचुअल फंड का पैसा इकट्ठा कर लिया, हमने जो एक बढ़िया सी टीम भी बना ली जो म्यूचुअल फंड में पैसा जो स्टॉक्स वगैरह में पैसा लगाएगी, ना सिर्फ स्टॉक्स में बल्कि बॉन्ड्स में भी। ये लोगों को गलतफहमी होती है कि जो म्यूचुअल फंड हैं सिर्फ स्टॉक्स के लिए होते हैं, नहीं, म्यूचुअल फंड स्टॉक्स और बॉन्ड्स दोनों के लिए ही होते हैं। ये बात हमें ध्यान रखनी है। एक्सक्लूसिवली भी कोई कहता है कि भाई मैं एक्सक्लूसिवली स्टॉक्स में लगाऊंगा, कोई ये भी कहता है कि मैं एक्सक्लूसिवली सिर्फ बॉन्ड्स में लगाऊंगा, कोई कहता है कि मैं हाइब्रिड बनाऊंगा, मैं खुद ही तय करूंगा कब स्टॉक में लगाना है कब बॉन्ड में लगाना है। जितना ज्यादा आप म्यूचुअल फंड्स के ऊपर छोड़ेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा तो है, उतना ही म्यूचुअल फंड बेटर डिसीजन ले तो पाएंगे, बट उतना ही इनको जो है फिर अपनी इनकम भी बढ़ानी पड़ेगी। ज्यादा मेहनत तो ज्यादा फिर इनको गेन चाहिए, ट्रस्ट को भी ज्यादा पैसा चाहिए होगा, और रिलायंस जो स्पॉन्सर है हमारा उसको भी ज्यादा पैसा चाहिए होगा। रिलायंस एक्चुअल में स्पॉन्सर नहीं है, हमने आपको खाली एग्जांपल लिया है, कहीं आप रिलायंस में ही लगाने के ढूंढने लग जाएं। ऐसे तकरीबन हमारे देश में 70 म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं जो कि अलग अलग तरह के, और हजारों म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि लॉन्च किए हुए हैं हमारे देश में। जो भी आपकी अपनी पसंद हो उस हिसाब से आप मार्केट रिस्क को देखते हुए लगा सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि कस्टोडियन के बारे में। ये हमारी कड़ी का लास्ट आदमी है। अब मैं कहता हूँ आपसे कि भाई मेरे को तो भरोसा नहीं है ये ट्रस्ट पे। कल को ये ट्रस्ट के लोग ही जो अपने ही खाते में सारा पैसा डाल के भाग गए तो, या मुझे तो जो है ना रिलायंस पे भी इतना भरोसा नहीं है। नया नया शुरू करा है, पता नहीं, पता चला कुछ चले ना चले, ये तो कह देगा कि भाई मेरी ये वाली ब्रांच नहीं चली मैंने बंद कर दी, ये ब्रांच दिवालिया हो गई ना, मुझसे क्यों बात कर रहे हो। तो इसकी नई ब्रांच पे मैं कैसे भरोसा करूँ। हो सकता है इसकी ब्रांच के जो मैनेजर है वो भाग जाए पैसा लेके मेरा। तो इसलिए तय गया कि एक जो है तीसरा आदमी आएगा। देखिए, एक तो रिलायंस आ गया, एक ट्रस्ट आ गया, तीसरा आप तो है ही खैर इन्वेस्टर, आपकी तो बात ही नहीं हो रही है, इसलिए जो ये म्यूचुअल फंड संभालने वाले लोग हैं इनमें तीसरा आदमी आता है कस्टोडियन। फॉर एग्जांपल कोई भी बैंक, जैसे कि भाई आईसीआईसीआई बैंक ये काम करता है और भी बहुत सारे बैंक ये काम करते हैं। कस्टोडियन क्या कहते हैं कि आपके जितने भी म्यूचुअल फंड्स के जो शेयर हैं वो सारे मेरे पास रहेंगे, आप मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, बैंक के ऊपर भरोसा कीजिए। अब आप कहेंगे जब रिलायंस पे भरोसा नहीं किया तो आईसीआईसीआई बैंक पे भी क्यों भरोसा करूं मैं। क्योंकि दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक आरबीआई के अंडर आता है, आरबीआई इन सब बैंक को कंट्रोल करता है और हर वक्त नजर रखता है कि कहीं यहाँ धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है। हाँ, फिर भी हो जाती है धोखाधड़ी, बट फिर भी बहुत कम रहता है रेशियो कुछ भी गलत होने का। इसलिए हमने जो एक तीसरी पार्टी इंट्रोड्यूस कर दी आईसीआईसीआई बैंक, जो कि हमारे शेयर्स को संभालेगा। बाकी लोग ट्रेड कर सकते हैं, वो लोग पैसा भी ला सकते हैं, बट वो शेयर्स की जो होल्डिंग है ना, शेयर होल्डिंग आईसीआईसीआई बैंक की ही जिम्मेदारी है। अब अगर आईसीआईसीआई बैंक डूब भी जाता है तो भी आपको आपके शेयर तो वापस मिल ही जाएंगे, आपको आपके म्यूचुअल फंड का एक एक रुपया वापस मिलेगा, क्योंकि जो आईसीआईसीआई बैंक है मात्र एक कस्टोडियन है, उसने जो वो शेयर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता बिल्कुल भी। उसने खाली एक अमानत के तौर पे, आपकी अमानत के तौर पे अपने पास उसको संभाल के रखा हुआ है शेयर्स को, और कोई रिलेशन नहीं है आईसीआईसीआई बैंक का। तो इसलिए इतना जो है एकदम फुल प्रूफ प्लान बनाया जाता है म्यूचुअल फंड के लिए, ताकि ये लोग आपका पैसा डुबा ना दें। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड काफी ज्यादा सेफ है। एक तो इसमें प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व हैं जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, दूसरा काफी सारे जो अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, ताकि कोई भी सब मिली भगत करके गड़बड़ ना कर दे और आपका पैसा लेके ना भाग जाए। ठीक है, हालांकि अभी कुछ दिन पहले एक फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड का केस आया था, वो भी हमें समझना जरूरी है। वो क्या हुआ था कि वो शेयर्स में नहीं लगाता था, उसके कुछ म्यूचुअल फंड बॉन्ड्स में लगाते थे वो पैसा। अब बॉन्ड्स वाली जो कंपनियां थी वो डूब गई, या कह लें कि वो जो है इंटरेस्ट नहीं दे पा रही थी, उनकी हालत जो है काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो फ्रैंकलिन से जब उसके जो इन्वेस्टर्स है उसने पैसा वापस मांगा, तो फ्रैंकलिन ने कहा कि मुझे तो पीछे से पैसा आ नहीं रहा, मैं कैसे दे दूं। तो इन्वेस्टर्स ने कहा अच्छा, ये तो कुछ गड़बड़ है, पैसा क्यों नहीं दे रहा, हमें तो अब तो अभी चाहिए पैसा। तो फ्रैंकलिन ने जो है फिर थोड़ा बहुत लिक्विडेट करने की कोशिश करी, जितना भी दे पाया दिया, बाकी केस कोर्ट में गया, कोर्ट ने फ्रैंकलिन को काफ़ी फटकार लगाई कि आपने इन्वेस्टर्स का पैसा बहुत गलत तरह से इस्तेमाल किया है। फ्रैंकलिन अभी भी जो है बहुत खराब हालत में, उसके इन्वेस्टर्स की भी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है, और मुश्किल ये है कि ज़्यादातर पैसा जो है लौट पाएगा, बट चल रही है सिचुएशन, हो सकता है माइट भी इन नियर फ्यूचर पैसा कुछ आ जाए। ठीक है, तो ये केस भी हो जाते हैं, बट अगेन 70 में से एक कंपनी तो गलत हो ही जाती है, हर जगह कुछ ना कुछ डिफॉल्ट तो मिल ही जाते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा म्यूचुअल फंड का केस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रिस्क अब और बढ़ा देते हैं। अब रिस्क बढ़ा ही रहे तो क्या, कहाँ पर चलते हैं हम, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में। अगेन याद रखना, हाई रिस्क हाई गेन। जैसे ही हम रिस्क बढ़ाते जा रहे हैं गेन हमारा बढ़ता जाएगा। जैसे म्यूचुअल फंड्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 10 से 14% तक के बीच में भी आपको जो है ईयरली अर्निंग हो जाएगी। अब जो इतने में भी अगर आप संतुष्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, हम और थोड़ा सा कुछ और तरीका बता देते हैं आपको कमाई का। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। अब क्या होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि म्यूचुअल फंड तो बच्चों की चीज है, मुझे तो थोड़ा जो है हाई रिस्क लेना है, या फिर
कहते हैं कि मुझे थोड़ा डाइवर्सिफाई करके रखना है। ठीक है, मैंने म्यूचुअल फंड में लगा दिया, चल रहे हैं शेयर मार्केट पे, पर मैं कितना भरोसा कर लूँ? अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड का मतलब शेयर मार्केट है, और आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक तो हो ही गए शेयर मार्केट से। अगर आप शेयर मार्केट से फ्री होना चाहते हैं तो आप ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के तरीके को अपना सकते हैं। अब ये क्या होता है ये भी समझते हैं। कुछ इसके तरीके होते हैं जो हम आपको बता रहे हैं। REIT, इन आई टी, या फिर और कौन से हो गए, हेज फंड्स हो गए। ये तीनों ही हम समझेंगे एक एक करके। प्राइवेट इक्विटी। तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होते क्या हैं? ये कहते हैं कि आप जो है हमको पैसा दीजिए और हमें जो है आप बता दीजिए आपका पर्पस कहाँ क्या है। क्या आप रियल एस्टेट में लगाना चाहते हैं? क्या आप किसी जो है डैम के प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहते हैं? या फिर आप जो उन शेयर्स में पैसा लगाना चाहते हैं जो अभी मार्केट में रिलीज ही नहीं हुई, उन कंपनीज में पैसा लगाना चाहते हैं जिन्होंने अभी अपने जो शेयर्स ही इशू नहीं किए। तो ये सभी जो है फैमिली इन्वेस्टमेंट फंड्स में इंक्लूड हो जाता है। जैसे कि फैमिली ट्रस्ट, जो बहुत अल्ट्रा रिच लोग होते हैं उनके खुद के फैमिली ट्रस्ट होते हैं। क्या होते हैं ये फैमिली ट्रस्ट? जैसे टाटा है, उनका भी अपना खुद का ट्रस्ट है, टाटा ट्रस्ट जो है, टाटा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये जो टाटा का जितना भी आइडियल मनी होता है, यानी कि जो जो किसी भी प्रोडक्शन में काम नहीं आ रहा है और आइडियल मनी था, वो ये इन्वेस्ट करने का काम करता है। ना सिर्फ टाटा बल्कि सभी के ही अपने फंड्स होते हैं, जितने भी अल्ट्रा रिच लोग होते हैं। अब आम लोगों के लिए भी कई बार ये जो है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स निकल कर आ जाते हैं, जैसे कि REIT, इनवाइट वगैरह आने लगे आजकल। एक एक करके इनको भी हम डिस्कस करेंगे। बट पहले आप ये समझिए कि फैमिली ट्रस्ट हो गए, सिर्फ फैमिली ट्रस्ट नहीं बल्कि और भी बहुत सारे ऑल्टरनेटिव इनकम्स के तरीके होते हैं। जैसे कि हम अब शुरू करते हैं, क्या करें, REIT क्या होता है ये? रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। आप देखिए कि इसमें ट्रस्ट का बहुत रोल आता है। हर चीज के लिए हम जो है ट्रस्ट जरूर खोलेंगे। सारा जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है ना, ये सब कुछ ट्रस्ट के ऊपर डिपेंडेंट ही है, क्योंकि ट्रस्ट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसपे आप जो ये कह सकते हैं कि इसका तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें जो पूरे जो भी हमारे पैसे में, तो ये धोखाधड़ी क्यों करेगा? मोस्टली इसलिए कहा जाता है कि ट्रस्ट जो है एक ईमानदार ऑर्गेनाइजेशन होती है। जब भी कोई ट्रस्ट बिल्डअप होता है उसमें बड़े ही जो रेप्यूटेड लोग रखे जाते हैं, ताकि ये लोग जो गलत काम ना करें किसी भी तरह से। चलिए वापस आते हैं REIT पे। अब आप मानिए कि एक सिचुएशन है कि भाई आप जो रियल एस्टेट में पैसा लगाना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपकी जो है दिल्ली में है आप, ठीक है, दिल्ली की जो है आप जितने भी रियल एस्टेट है सबसे आप जो है बहुत अच्छे से वेल वर्स्ड है, सब जानते हैं कि कहाँ पर कमर्शियल एस्टेट है, कहाँ पर जो है कितनी बढ़नी है तरक्की, कितनी होनी है, कितनी नहीं होनी है, या कहाँ पे जो है कमर्शियल इलाके ज़्यादा अच्छे होंगे या फिर जो है इंडस्ट्रियल इलाके अच्छे होंगे या रेजिडेंशियल अच्छे होंगे, सब चीज़ें पता है आपको। बट अगर मैं कहूँ कि आप चलिए ऐसा करते हैं, मुंबई में पैसा लगाते हैं, मुंबई की रियल एस्टेट बहुत बूम करने वाली है, तो आप डर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको मुंबई का तो कुछ पता ही नहीं, आपने तो कभी मुंबई देखा ही नहीं। भाई हमें क्या पता, जो हमने मुंबई में गए ही नहीं कभी, तो वहाँ क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी नहीं मालूम। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि हैदराबाद में लगाते हैं, नोएडा में लगाते हैं, या चेन्नई में लगाते हैं, कलकत्ता में लगाते हैं, आप कहेंगे हमें तो इतनी नॉलेज ही नहीं है, हम तो नहीं लगाएंगे। इसके लिए भी फिर एक्सपर्ट्स आए, REIT वाले आए। ये क्या कहते हैं कि हम जो है अपना स्टार्टिंग में बहुत सारे जो हमारे स्पॉन्सर्स होते हैं उनसे पैसा लेंगे और इन्वेस्ट कर देंगे अलग अलग कॉर्पोरेट कंपनीज, कॉर्पोरेट्स में, मतलब कॉर्पोरेट्स के लिए जो रियल एस्टेट्स हैं उनमें। भाई उनको कमर्शियल बिल्डिंग्स हम प्रोवाइड करेंगे कॉर्पोरेट्स को, या रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी हम कहीं खरीदेंगे, अलग अलग शहरों में डाइवर्सिफाई रखेंगे। ये नहीं कि सारा एक ही शहर में लगा दिया, 20% पैसा मुंबई में, 20% पैसा कलकत्ता में, 25% पैसा दिल्ली में, कुछ कहीं, कोई थोड़ा पैसा कहीं। शहर, हर शहर में जो थोड़ा पैसा रखेंगे हम, और सिर्फ कमर्शियल में नहीं, रियल एस्टेट में लगाएंगे, इंडस्ट्रियल में लगाएंगे, सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करके रखेंगे इस तरह से कि कुछ ना कुछ फिक्स इनकम आती रहे। अब फिक्स इनकम कैसे आएगी? सबसे पहले तो आएगा रेंट। भाई जो भी हम इन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी है, ये नियम है कि इन्हें जो वो रेंट पे तो चढ़ानी पड़ेगी, और रेंट पे चढ़ाएंगे तो रेंट आएगा, लगभग आ जाता है साल का 6 से 7% के बीच में। तो सीधा सीधा आपकी 6% की कमाई। तो अब इसमें नियम है कि सेबी के द्वारा नियम बनाया गया है कि जितनी भी रेंट की कमाई होगी उसका 90% आपको वापस करना है। तो सीधा सीधा 5.5-6% तो आपको मिल ही जाता है, आपकी जेब में हर साल आएगा। उसके अलावा भाई जो उन्होंने प्रॉपर्टीज खरीदी है वो भी तो बढ़ती जाएगी ना उनके रेट, वो जो रेट बढ़ रहे हैं वो भी आपको प्रॉफिट इन लॉन्ग टर्म मिलता ही जाएगा। तो REIT हो गया कि अगर आप जो खुद इतने नॉलेजेबल नहीं है वर्ल्ड में, इंडिया लेवल पे भी रियल एस्टेट में लगाने के लिए, तो कोई बात नहीं, REIT आपके लिए हाजिर है, आप उनमें जो है लगा सकते हैं। चलिए अब इनवाइट की बात करते हैं। अब थोड़ा सा और ध्यान से समझिए। हमने अभी तक बात करी थी रियल एस्टेट की, बट हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स की, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स की।
भाई मैं अगर आपसे कहूँ कि एक डैम बनने वाला है और एक बार ये डैम बन गया ना तो बहुत बिजली प्रोड्यूस करेगा, बहुत कमाई होगी इसमें। बस हमें आज पैसा चाहिए, कल को तो हमें पैसा चाहिए भी ना, हो सकता है आपको लगाना है तो आज लगाओ, कल तो हम आपसे मांगे भी नहीं। तो आप सोचेंगे अच्छा ये डैम तो जो है इंडिया तो तरक्की कर रहा है, बिजली तो ज़्यादा चाहिए ही चाहिए, रिन्यूएबल सोर्स है, डैम तो बढ़िया सोर्स होता है, कोई पॉल्यूशन नहीं करता कुछ नहीं, इसमें लगा देता हूँ मैं पैसा। ठीक है भाई, आपको जो प्रोजेक्ट में एक डैम के प्रोजेक्ट में मान लीजिए 1000 करोड़ का अगर ये प्रोजेक्ट था, तो आपने जो 2 लाख रुपए लगा दिए, तो आपको जो 2 लाख डिवाइड बाय 1000 करोड़ रुपए के हिसाब से परसेंटेज में मिल जाएगा। इसमें क्या होता है, रेंट जितना फिक्स इनकम नहीं मिलती आपको। अगर कभी इन्हें लगा कि बिजली ज़्यादा जो है हमारी डिमांड है, ज़्यादा कमाई हो गई, तो माइट भी उसको दे, उस दिन आपको दे दें 8%। कभी लगा कि भाई इस साल तो कोई खास कमाई हुई नहीं, बिजली के रेट भी सरकारों ने गिरा दिए हमारे लिए ज़बरदस्ती, तो 2% ही हम तो दे पाएंगे। कभी आपको 2% ही मिला। ठीक है। बट ये बात है कि भाई एक बार डैम बन गया तो वो तो 100 साल के लिए बन गया ना। आपकी इनकम तो हमेशा के लिए बन गई, कभी कम कभी ज्यादा, तो और कभी बहुत ज्यादा भी मिल सकती है अगर कुछ ज्यादा शॉर्टेज हो जाए बिजली की। तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनकी इनकम फिक्स नहीं है, बट आपको एक नया ऑल्टरनेटिव मिल रहा है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए इनवाइट्स वगैरह में। चलिए ठीक है। अब हेज फंड की भी बात कर लेते हैं। हेज फंड क्या होते हैं भाई? पहली बात तो हेज फंड में आप नहीं लगा सकते, अगर आप एक आम आदमी हमारी तरह, तो इसमें जो है इंस्टीट्यूशन ही लगा सकते हैं, बड़े बड़े जो लोग होते हैं वही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ओनली। इसमें क्या होता है कि भाई इसमें वो कहते हैं कि आप हमें जो है पैसा दो, बड़े बड़े लोगों से कहते हैं पैसा दो, और हम जो है अपने हिसाब से पैसा म्यूचुअल फंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसमें ये झंझट नहीं होता कि जो है रिटेलर्स को अट्रैक्ट करना पड़ रहा है कि भाई 1-1 लाख रुपए कहीं से या 10-10 हज़ार रुपए आ रहे हैं, या फिर 1000-1000 रुपए की सिप आ रही है। सिप मतलब मंथली इन्वेस्टमेंट, हर महीने जो है एक आदमी 1000-1000 रुपए देता जा रहा है, नहीं, ये सब चक्कर नहीं है, ज़्यादा पैसा लगता है इसमें। तो हेज फंड्स वालों को मालूम भी होता है कि अच्छा मेरे पास जो इतना पैसा आ गया है, और अगले साल मेरे पास इतना पैसा आने की उम्मीद है, बड़े बड़े लोगों से मैंने बात कर ली है, वो लोग मुझे इतना पैसा मोटा मोटा दे देंगे, तो मैं जो है सेफ खेल सकता हूँ। मुझे पता है कि मैं अगर इतना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करके रख रहा हूँ तो मुझे ये पैसा देना नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि मुझे ये पैसा अचानक से निकालना पड़ गया है। तो ये हो गया हमारा हेज फंड। तो ये इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के लिए पर खाली होता है, हमारे लिए नहीं होता इसमें, बल्कि कहा जाता है कि आप जो है 25 लाख रुपए ही मिनिमम इन्वेस्ट कीजिए, इस तरह की शर्तें भी होती हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्राइवेट इक्विटी पे आ जाते हैं। अब जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है प्राइवेट इक्विटी, तो होता क्या है ये प्राइवेट इक्विटी? भाई मतलब कि कोई कंपनी जो लॉन्च ही नहीं, जो जिसने अभी तक अपना शेयर लॉन्च ही नहीं किया है, उसमें भी अगर आपको पैसा लगाने के लिए मौका मिल जाए तो कैसा रहेगा? जैसे कि भाई आपने सुना होगा कि बहुत सारे शेयर्स होते हैं, जैसे CDSL का था, या फिर पीछे जो है डी मार्ट का गया था, 3-4 गुना हो गया लिस्टिंग के बाद से। सोचिए अगर आपने पहले ही उसमें पैसा लगा रखा होता तो आपका पैसा तो कितना हो जाता। आप इसी बात से अनुमान लगा लीजिए कि राधा कृष्ण दामिनी जो डी मार्ट के मालिक थे, आज वो इंडिया के टॉप 5 रिचेस्ट आदमी बन गए हैं। इतना ज्यादा उन्होंने, उनकी कैपिटल 10 टाइम से भी कहीं ज्यादा जो है बड़ी हो गई है। तो यही प्राइवेट इक्विटी हाईली रिस्की है, नो डाउट। जो शेयर इतना छोटा है कि वो जो है मार्केट में लॉन्च ही नहीं हुआ, पब्लिक ही नहीं हुआ, उसका पता नहीं एक तो उसमें पक क्या रहा है अंदर, कितना घोटाला है अंदर। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स ले लें हम, आईपीएल टीम्स। आईपीएल टीम्स भी दोस्तों एक कंपनी ही है। हर टीम जो है अपने आप में कंपनी है, जो कि जिसके एसेट्स उसके खिलाड़ी हैं, वो अपने खिलाड़ियों से को खिलवाती है, फिर उनसे जो एड्स करवाती है। जैसे चेन्नई के लिए एमएस धोनी उनके सबसे बड़े एसेट हैं, वो जो है उनसे गेम तो खिलवाती है। एमएस धोनी जो है उनके लिए गेम तो खेलते हैं, क्रिकेट तो खेलते हैं, बट चेन्नई में खास तौर से उनका कितना नाम है, वो अपना उनका एडवर्टीजमेंट कितना ज़्यादा होता है, वहाँ के लोग जो है धोनी को कितना मानते हैं। और धोनी अगर कहें कि भाई ये जो सीमेंट कंपनी जो है ये बहुत बेस्ट सीमेंट कंपनी है, तो सभी खरीदेंगे। एडवर्टीजमेंट से पैसा कमाते हैं, ना सिर्फ अपना एडवर्टीजमेंट करना बल्कि दूसरों के लिए भी। जैसे कि एमआरएफ टायर्स है, वो बहुत एडवर्टीजमेंट करता है कि भाई आप जो मेरा लोगो लगा लीजिए अपनी ड्रेस पे, और मैं जो आपको बदले में कुछ पैसा दे दूंगा। या कई सारे न्यूज़ चैनल जो होते हैं, जैसे TV9 न्यूज़ चैनल है, वो भी बहुत एडवर्टीजमेंट करता है राजस्थान टीम के साथ, या और कोलकाता टीम में दूसरी टीम्स के साथ में भी करता है। इस तरह से सभी अपना एडवर्टीजमेंट करते हैं अलग अलग। जैसे आपने देखा ही होगा, जर्सी जर्सी होती है आईपीएल टीम्स की, पूरी भरी हुई होती है एडवर्टीजमेंट से। क्यों? क्योंकि हर एडवर्टीजमेंट का पैसा मिल रहा होता है कंपनी को, और कंपनी का जो असली कमाई का स्रोत है वो ये एडवर्टीजमेंट ही है। कंपनी अपना ओवरऑल देखती है, अच्छा ठीक है मैंने टोटल जो है खिलाड़ियों पे 80 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, अब मैंने जो है अपने जो है इनको खिलाने के लिए स्टेडियम का किराया वगैरह दिया, उसमें भी मेरे जो है 100 करोड़ रुपए खर्च हो गए। फिर जो मैंने और भी थोड़ा बहुत खर्चा किया, कि जर्सीज में खर्चा किया, या फिर जो एडवर्टीजमेंट अपने कंपनी का एडवर्टाइज करने में, क्योंकि आईपीएल अपने जो टीम्स होती हैं अपने आप को उन्हें एडवर्टाइज भी तो करना पड़ेगा, वो उसमें खर्चा किया। फिर स्पोर्ट्स स्टाफ में मैंने 200 करोड़ रुपए और खर्च कर दिए। इस तरह से खर्चा मिला मिलू के उन्होंने एडिशन कर लिया, मान लीजिए 800 करोड़ का खर्चा आ गया।
अब इसमें देखेंगे आप, मुझे एडवर्टीजमेंट जो है कम से कम 1000 करोड़ के तो चाहिए, तब मेरी अच्छी खासी कमाई होगी। तो थ्रू आउट द आईपीएल वो जो है डिफरेंट डिफरेंट जो आईपीएल जो एडवर्टीजमेंट्स के जो आइकन्स वगैरह होते हैं वो फ्लैश होते रहते हैं उनकी जर्सी पे, और उससे उनकी कमाई होती है 1000 करोड़ तक भी। या फिर टीवी पे भी आप देखते हैं कि कई सारी टीम्स जो ऐड करती हैं। तो ये सब प्राइवेट इक्विटी है, कोई भी आईपीएल टीम अभी तक पब्लिकली लॉन्च नहीं हुई है, सबके शेयर जो प्राइवेट ही हैं। और आप चाहें तो चेन्नई टीम में इस तरह की टीम्स में पैसा लगा सकते हैं, बट रिस्क रहता है, पता नहीं लिस्टिंग के बाद ये डबल होंगे, आधे होंगे, कहाँ जाएंगे, या कभी लिस्ट होंगे भी, इनका मन भी है लिस्ट होने का, कहीं मैं पैसे फंसा कर ही बैठ जाऊं, क्योंकि एक बार पैसा लग गया तो निकलना मुश्किल। कौन खरीदेगा आपसे शेयर, पता नहीं, कोई खरीदेगा कभी नहीं खरीदेगा। तो ये हो गया चलिए हमारा प्राइवेट इक्विटी। इसी के साथ हमने डिस्कस कर लिया पूरा अपना ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। अब और कुछ और समझ लेते हैं। अब थोड़ा सा और रिस्क बढ़ा देते हैं। अब वेंचर कैपिटलिस्ट की तरफ चलते हैं। अब ये वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करते हैं कि भाई एक स्टार्टअप खुला था, बढ़िया सा चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसमें, ठीक है, 5 साल हो गए। जैसे कि आजकल बड़े स्टार्टअप आ रहे हैं, जोमेटो आ रहा है, स्विगी आ रहा है, पेटीएम तो चलिए अब पुराना हो गया, पर कभी पेटीएम भी एक नया स्टार्टअप ही था। तो हमने क्या कहा, हमने वेंचर कैपिटलिस्ट। पर वेंचर कैपिटलिस्ट जो है ना, सिर्फ इनका अपना पैसा नहीं होता, ये भी जो है पूल ऑफ मनी है। पूल ऑफ मनी कैसे, सिर्फ अपना पैसा नहीं है, दुनिया भर के जितने भी और फंड हाउसेज हैं या इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स हैं या रिटेलर्स भी हैं, उन सबसे भी ये पैसा इकट्ठा करते हैं। किन किन से करते हैं, रिटेलर्स हो गए, यानी कि हम आप जैसे आम आदमी हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, फंड हाउसेज हो गए, जैसे हमने आपको डिस्कस किया था ना ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, वो भी तो इसमें पैसा लगा सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स इसमें पैसा नहीं लगा सकते, क्योंकि उन्हें सिर्फ शेयर में या तो फिर बॉन्ड्स में ही पैसा लगाना अलाउड है, ठीक है। तो ये वेंचर कैपिटलिस्ट करते क्या हैं कि जब वो देखते हैं कि एक कंपनी अच्छी चल रही है, फॉर एग्जांपल हमने जैसे नाम लिया जोमेटो का या इंडिया मार्ट का, अब तो इंडिया मार्ट भी बहुत पुरानी हो गई है, या और भी जैसे बहुत सारी OLX का भी स्टार्टअप थी, मेरू कैप्स, डिलीवरी जो कि दिल्ली में डिलीवरी का काम करती है। इस तरह से बहुत सारे जो स्टार्टअप्स हैं, दुनिया इंडिया में हज़ारों स्टार्टअप्स हैं जिनको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इनिशियल स्टेज पे तो इन्हें जो है जैसे-जैसे पैसे जुटा लेते हैं। भाई स्टार्ट भी कर दिया, अपना ऐप भी शानदार से बना लिया, अपनी जो डिलीवरी सिस्टम भी कर ली शुरू, एम्प्लॉइज़ भी थोड़े बहुत रख लिए, ठीक है। मान लेते हैं कि भाई ज़ोमैटो है, इसने जो है दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, 3 शहर में अपना अच्छे से जमा लिया बिज़नेस। अब ये कहता है कि मुझे इंडिया लेवल पे अपना बिज़नेस सेटअप करना है, मुझे तो बहुत बड़ा होना है, मुझे पूरे इंडिया के हर शहर में फैलना है, मुझे उसके लिए पैसा चाहिए। कौन देगा? बैंक्स। बैंक से तो ये ऑलरेडी ओवरलोडेड है, बैंक से तो उन्होंने ढेर सारा लोन पहले ही ले रखा होगा। तो कौन बचा? बड़े-बड़े जो हमारे म्यूचुअल फंड हैं, नहीं, उन्हें तो अलाउड ही नहीं म्यूचुअल फंड्स को लगाना। तो कहाँ से आएगा ये पैसा? ये पैसा आता है वेंचर कैपिटलिस्ट से, जिन्होंने इतना सारा पैसा अलग-अलग तरीकों से जुटाया था। ये कहते हैं कि मैं आपको जो पैसा दूँगा, बदले में आप जो मुझको अपनी कंपनी के शेयर दीजिए। कई बार ये शेयर कंट्रोलिंग स्टेक भी हो सकता है। जनरली इस स्टेज पे कंट्रोलिंग स्टेक मिलना मुश्किल होता है, तो आम तौर पे जो है 5 से 30% तक का स्टेक मिल जाता है। क्योंकि कंपनी ने सर्वाइवल की प्रॉब्लम नहीं है, अब कंपनी को अब एक्सपेंशन की प्रॉब्लम है। जब सर्वाइवल के टाइम अगर ये वेंचर कैपिटलिस्ट आए होते तो इनको ज्यादा पैसा मिलता, बट वेंचर कैपिटलिस्ट को सर्वाइवल के टाइम पे आना अलाउड ही नहीं है। एक स्टार्टअप जो जिसे एटलीस्ट थोड़ा बहुत सक्सेसफुल हो गया हो, जो एटलीस्ट 4-5 साल जिसने गुजार लिए हो मार्केट में सक्सेसफुली, प्रॉफिट होना कंपल्सरी नहीं है, बट सेल्स फिगर अच्छी खासी हो जाए, उसी के पास ही वेंचर कैपिटलिस्ट जाते हैं। बट चलिए 4-5 साल कैसे बीतेंगे कंपनी के? जब ये स्टार्टअप खुला, तो जो शुरू के 3-4 साल, 5 साल जो सबसे डिफिकल्ट ईयर्स हैं, उसमें कौन मदद करेगा? हाँ, आपका अपना पैसा बहुत अच्छी बात है। बैंक भी शायद आपको जो बहुत मोटे इंटरेस्ट पे पैसा दे दे, चलिए उससे भी काम हो जाएगा। आपके थोड़े बहुत रिश्तेदारों से भी पैसा जुटा लेंगे आप, कितना पर? बहुत ज़्यादा तो कोई आप पे भरोसा नहीं करेगा। तो कैसे पैसा मिलेगा? पहले आप ये नोट कर लीजिए वेंचर कैपिटलिस्ट, फिर हम आगे थोड़ा-सा और रिस्क बढ़ा देते हैं। अब चलते हैं हम एंजल इन्वेस्टर्स की तरफ।
एंजल इन्वेस्टर, क्योंकि ये जो है हमारे छोटे छोटे स्टार्टअप्स के लिए एंजल का ही काम करते हैं, फरिश्तों का ही काम करते हैं। सबसे पहला तो नियम ये है कि एंजल इन्वेस्टर किसी भी स्टार्टअप में 25 लाख से कम तो इन्वेस्ट कर ही नहीं सकते। किसी भी कंपनी में अगर एक एंजल इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना है तो मिनिमम 25 लाख तो इन्वेस्ट करने ही होंगे, पहला नियम। दूसरा नियम ये है, दे कैन नॉट क्रिएट अ पूल ऑफ मनी। मतलब कि ये नहीं कि लोगों से पैसा लगा लगा के आप जो स्टार्टअप में बर्बाद कर दें। आपको अपना ही पैसा लगाना है तो लगाओ, नहीं तो रहने दो। ठीक है, ऐसा क्यों कहा गया है कि जो एकदम इनिशियल स्टेज पे जो स्टार्टअप्स हैं उनके लिए आपको अपना ही पैसा लगाना होगा, क्योंकि कहा जाता है कि अगर 100 स्टार्टअप का फेल हो रहे हैं तब जाके एक स्टार्टअप कामयाब होता है। मतलब कि अगर एक एंजल इन्वेस्टर ने 100 फेल स्टार्टअप्स में पैसा लगाया तब जाके शायद एक सक्सेसफुल स्टार्टअप में पैसा लगा पाए वो भी शायद है, जरूरी नहीं है कि लगा ही ले। इसलिए कहा जाता है कि इतना ज्यादा हाई रिस्क है कि अगर कोई चल गया तो 1000 गुना भी पैसा हो जाएगा, बट अगर नहीं चला तो 100 बार भी आप 100 बार लगाते रहिए और हर बार आपका पैसा डूबता जाएगा डूबता जाएगा। और इसी तरह से जो है हो सकता है आपका पैसा एक्चुअल में जीरो ही हो जाए। इतना ज्यादा खतरा रहने की वजह से एंजल इन्वेस्टर से कहा कि आप लगा लीजिए पैसा, बट पहली बात तो वो आदमी इतना बड़ा होना चाहिए कि 25 लाख रुपए मिनिमम लगा पाए एक फंड में, एक स्टार्टअप में। और दूसरी बात ये है कि भाई वो पूरा जो है पूल ऑफ मनी कलेक्ट कर पाए, पूल ऑफ मनी जो कलेक्ट ना कर पाए। क्यों ना कर पाए? क्योंकि आम इंसान को नहीं पता आप क्या करने जा रहे हो या क्या नहीं करने जा रहे हो। इसलिए आप जो इंसानों से तो दूरी रहिए, आम इंसानों से तो दूरी रहिए, अपना लगाना लगा लो, कोई बात नहीं है। चलिए अब थोड़ा और देखते हैं, चिट फंड्स की बात और कर लेते हैं। ये आप मुझे मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम भूल जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों को, हटा ही देते हैं कंपनियों को, स्टार्टअप्स को भी हटा दिया, कंपनियों को भी हटा दिया, हम वापस आ गए अब चिट फंड्स पे। अब चिट फंड्स होते क्या है आप समझिए। भाई जनरली पहली बात तो ये समझिए कि टियर 2 3 सिटीज या रूरल एरियाज में बहुत चलता है ये। इसे हंडी भी कह दिया जाता है। तो ये होता क्या है भाई, ऐसा होता है कि मान लीजिए 5 लोग शामिल हैं, हम छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, जनरली बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। तो A B C D 5 लोग और E 5 लोग शामिल हैं। हर किसी को जो है 10,000 रुपये लगाने हैं, हर महीने देने हैं। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, -10,000 रुपये दिए पहले महीने, इसने -10 के दिए, इसने भी। तो टोटल कितना खट्टा हो गया? 50K खट्टा हो गया, 50,000 जो हमारे पास खट्टा हो गया। अब इन्हीं पांचों में से कोई भी एक बंदा वो 50,000 रुपये ब्याज पे ले सकता है। मान लेते हैं कि ए ने ले लिया, रेंडमली कोई भी तरीका चूज हो सकता है, बोली लग जाए कि भाई मैं ज्यादा ब्याज दूंगा, मैं ज्यादा ब्याज दूंगा, तो जो भी आखिर में सबसे ज्यादा ब्याज दे रहा होगा उसको मिल जाएगा। या बारी बारी कर सकते हैं कि 1 2 पहले तू, फिर तू, फिर तू, फिर तू देगा। या फिर जो है वो टॉस भी कर सकते हैं, सिक्का उछाल के तय कर सकते हैं। ऑब्वियसली सिक्के में तो दो ही बंदे आएंगे, तो चिट उठा के तय कर सकते हैं, अच्छा चिट में अब इसका नाम आया, चिट में अच्छा इसका नाम आया। और इसीलिए इसको चिट फंड कहा जाता है, क्योंकि जनरली चिट उठा के ही डिसाइड किया जाता है कि किसका नाम आया है। चलिए कोई बात नहीं, 50K जो है ए को मिल गया। अब ये जो है मजे करेगा, हर महीने देने हैं, तो 5 महीने तक 50K का इस्तेमाल करेगा और लास्ट में वापस कर देगा। ठीक है, इसको किट्टी पार्टी भी कह दिया जाता है, जैसा आपने सुना भी होगा पहले नाम। जनरली औरतें जो है अगर कर इसको इस प्रोसीजर को करती हैं तो किट्टी पार्टी, अदरवाइज अगर जो है गाँवों में हो रहा है तो हंडी, और शहरों में हो रहा है तो चिट फंड। बहुत से नाम हैं इसके, जो भी आपको पसंद आए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 50K जो है ए ने ले लिया, अब अगली बारी आई, अगला महीना आ गया। अब अगेन सबने -10,000 दिए, ए ने भी दिए हैं। ध्यान रखना है कि ए ने जो है जो 50,000 लेके चला गया था, देते उसको भी हर बार 50,000 10,000 तो देते रहने पड़ने ही हैं। इस बार क्या हुआ, 50K फिर खट्टा हुआ। इस बार मान लेते हैं कि ई को चला गया। इसी तरह से पांचों महीने बाद क्या हुआ, 3 4 5 सभी लोगों ने 10,000 अब तक दे चुके हैं। 10 दे दिए, यहाँ 10 दिए, फिर यहाँ 10 दिए, यहाँ 10 दिए, यहाँ 10 दिए, टोटल 50। और सभी को जो है 50 मिल भी गया। एक बार ए को मिला, फिर ई को मिला, अगली बार बी को मिला, फिर डी को मिला, फिर सी को मिला। पांचों सबने 50 दिए भी दिए, 50 मिले भी लिए। बस डिफरेंस कहाँ गया, जिसको पैसा चाहिए था उसने ब्याज दे के अपना पैसे का 10,000 से ही 50,000 का काम चला लिया, 40,000 का लोन एक्स्ट्रा ले लिया। और जिसे जो इंटरेस्ट की कमाई चाहिए थी, उसे जो है 4 महीने तक इंटरेस्ट की कमाई होती रही, 10-10 के कर करके। तो इसलिए ये म्यूचुअली बेनिफिशियल सिस्टम बनाया गया है आम लोगों के बीच में।
अब बंगाल में ये बहुत ज़्यादा फेमस है चिट फंड के नाम से ही, बहुत सारे खुले हुए हैं, बहुत सारे फ्रॉड भी बहुत होते हैं भर भर के चिट फंड के, शारदा चिट फंड जैसे सबसे फेमस है। अब ये सब में हो क्या रहा है कि भाग जाते हैं लोग बीच में। मतलब कि भाई मान लीजिए कि 50 एक बड़ी कंपनी आई, हमने कहा था ना कंपनियों को दूर रखना है, नहीं अब कंपनियों को ले आते हैं, एक बड़ी कंपनी ले आते हैं, शारदा ही ले आते हैं, शारदा फंड आ गया। अब शारदा फंड ने कहा कि मैं जो है 1000 लोगों को इकट्ठा करूंगा, सब जो है मुझे पैसे देना, मान लीजिए 10,000 रुपए देना, 1000 पीपल, और जो है सब मुझे जो है पैसे देना, मान लो कि भाई 10,000 रुपए देते रहना। अब काउंट करो, 1000 लोग और 10,000 रुपए, तो एक महीने में कितना इकट्ठा हो गया? अगर हम देखें तो 1 करोड़ रुपए सीधा सीधा एक महीने में इकट्ठा हो गया। अब इसी तरह जब चलता रहेगा तो 2 साल बाद क्या होगा? 24 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए। और सिर्फ एक फंड नहीं था ये जो है तकरीबन 50 फंड ऐसे चल रहे थे, 50 फंड्स ऐसे चल रहे थे। तो टोटल कितना इकट्ठा हो गया 2 साल में? अगर मोटा मोटा अंदाजा लगाएं तो 1200 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए। बट एक सवाल उठता है, क्या? कि भाई ये तो 50,000 रुपए तो हर महीने किसी ना किसी को जा रहे थे ना, तो ये शारदा ने स्कैम कैसे कर दिया? इसके पास पैसा आया ही कब था? तो इसमें क्या हुआ घपला कि शारदा ने फेक लोग बना दिए ढेर सारे, ABCDEF 6 लोग थे, इनमें से 3 पता चला फेक थे, और इन तीनों को ही जो है जायज आ रही थी पहले, जो हम जितने भी हमारा पैसा इकट्ठा हो रहा था 50K हर बार, तो बार बार जो इन्हीं पैसों ये इन्हीं लोगों के पास पैसा जा रहा था। भाई 1000 लोग हैं, सब एक दूसरे से अनजान है, पता नहीं भाई कौन सही है कौन बेईमान है, कौन सच्चा कौन झूठा। तो ये जो पैसा जो है पता नहीं कि जो बोली लगा रहा है उसको पैसा मिल रहा है या लॉटरी से मिल रहा है पैसा चिट उठाकर। तो ये जो अपने लोगों को पैसा दिया जा रहा था शारदा, इस तरह इसने सारा पैसा अपने पास इकट्ठा कर लिया। 1200 करोड़ तो एक आर्बिट्रेरी फिगर है, सच में इतना बड़ा नहीं हुआ था जितना भी घोटाला हुआ था, बट इसने जो इतना सारा पैसा तकरीबन इकट्ठा कर लिया और लेके भाग गया। अब ढूंढते रहो वो कौन लोग थे जिनके पास पैसा गया, या शारदा कौन, ये कंपनी कौन थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसी को पता ही नहीं चलेगा कभी भी। और यही नुकसान है चिटफंड का, इतनी इसलिए इसमें बहुत ज्यादा हाई रिस्क है। जब तक आप जो म्यूचुअली 4-5 दोस्त मिलकर आपस में इस तरह से कर रहे हैं चिटफंड का चीज, हंडी जिसे भी कह देते हैं, तो ठीक है। फिर भी अगर आप अपने भरोसे वाले लोगों में कर रहे हैं तो, हालांकि मैं हमेशा आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बैंक के थ्रू ही जाएं। अगर आपको इंटरेस्ट लेना है या आपको जो है लोन लेना है तो हमेशा बैंक को प्रेफर करें बजाय कि इनफॉर्मल सोर्सेज के। ठीक है, ये सब सोर्सेज तब चलते थे जब बैंक्स नहीं हुआ करते थे। आज के टाइम पे बैंक्स हैं, अगर आपको लोन लेना है तो इससे कहीं ज़्यादा अट्रैक्टिव रेट्स पे लोन मिल जाएगा, और अगर आपको लोन देना है तो अगेन इससे इतने ही इंटरेस्ट रेट तो तकरीबन कम ज़्यादा थोड़ा बहुत बैंक भी दे देगा, बट रिस्क जीरो हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये 12% देता है, वहाँ 8-10% मिलेगा, बट रिस्क भी तो होता है एक फैक्टर। बैंक्स में रिस्क बहुत बहुत ज़्यादा कम होता है कंपेयर टू इस तरह के इनफॉर्मल सोर्सेज। ठीक है, चलिए ये तो हो गया चिटफंड, ये भी अब समझ में आ गया हमको। अब एक और लास्ट चीज़ देख लेते हैं, ETF क्या होते हैं, ये सब आप नोट कर लीजिए। ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। हमने म्यूचुअल फंड की बात करी थी ना, उसी से जुड़ा हुआ है ये ETF। ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये म्यूचुअल फंड से ज्यादा रिस्क कैसे हुआ? ये म्यूचुअल फंड, जब मैं कह रहा हूं कि ये जो ETF होते हैं ये म्यूचुअल फंड ही होते हैं, तो ये ज्यादा रिस्की कैसे म्यूचुअल फंड से भाई? म्यूचुअल फंड तो म्यूचुअल फंड ही होता है, बट ये म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड है जो ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज। जिस तरह से हमारे शेयर ट्रेड होते हैं ना, इसी तरह से म्यूचुअल फंड्स भी ट्रेड होते हैं। बस इनके पीछे जो बेस है वो शेयर्स का है। मान लीजिए कि भाई हमने जो है 10 शेयर्स खरीदे, हर एक की जो है 100 क्वांटिटी लगा दी। मान लेते हैं चलो 4 ही शेयर खरीदे हमने, हर एक की 100 क्वांटिटी खरीद लगा दी। एक का प्राइस हो रहा है 120 रुपये, एक का प्राइस हो रहा है 100 रुपये, एक का प्राइस हो रहा है 140 रुपये, एक का प्राइस हो रहा है 80 रुपये। तो हमने जोड़ा कि भाई हमारी टोटल जो है आज के म्यूचुअल फंड की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 200, 300, 440, 440, 100, यानी कि 44,000 रुपये होनी चाहिए। तो अगर आप सिंपली म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो आपको 44,000 रुपये मिल जाएंगे आप, क्योंकि आपकी जो शेयर्स की वैल्यू है वो 44,000 रुपये बैठती है। बट क्योंकि एक्सचेंज ट्रेडेड हो गए तो इनमें 44,000 मिले जरूरी नहीं है। हो सकता है कि एक्सचेंज जो है अनुमान लगा रहा हो कि मार्केट और ज़्यादा आगे बढ़े, और ज़्यादा जो है आगे बढ़ने वाली है, ग्रोथ होने वाली है, तो ये
कहेगा कि नहीं 44 की जगह जो है ना 45 ही लगा दो, आज से शेयर वैल्यू 45 हो गई मेरी। ठीक है, अब आप खरीदने चले तो 44 की जगह आपको 45 का शेयर खरीदना पड़ जाए, 45,000 के शेयर खरीदने पड़ जाएंगे, जबकि उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू 44,000 ही थी। या फिर मान लेते हैं आपको पता चल गया मार्केट गिरने वाली है कल को, और सब लोगों को भी अंदाजा हो गया है, तो क्या होगा, ईटीएफ बहुत होशियार है, ईटीएफ पहले ही 44,000 का 42,000 कर देगा, अब बेच लो। अब 2,000 का नुकसान या तो अब कर लो या बाद में कर लो, तुम्हारी मर्जी है। तो इस तरह से ईटीएफ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जो इनमें आ जाती है, ट्रेडिंग जो है एक्स्ट्रा हो जाती है, इसलिए जो फ्लक्चुएशन भी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए ईटीएफ म्यूचुअल फंड से थोड़े से ज़्यादा रिस्की होते हैं। और जबकि इनमें जो रिटर्न है वो भी हल्का सा ही ज़्यादा होता है। भाई किस्मत की बात है, अगर आपने जब निकाला, जब जो मार्केट आगे बढ़ रही है, तब उस टाइम पे आपको जरूरत पड़ रही है पैसे की, तो आपको 1,000 रुपये ज़्यादा मिल जाएंगे। पर अगर आपने जो है उस टाइम निकाला जब मार्केट आगे गिरने ही वाली थी, तो आपको जो है पैसे कम ही मिलेंगे। ठीक है, इस तरह से ईटीएफ चलता है। और इसी के साथ में दोस्तों हमारा कैपिटल मार्केट में रिस्क का सिस्टम, तो रिस्क वाले जो एसेट्स थे वो आज हमने खत्म कर लिए हैं। एक रिस्क फ्री एसेट भी हमने पढ़ा था गिल्ड और ट्रेजरी बिल्स के बारे में। कल हम बात करेंगे बॉन्ड्स के बारे में। अगर आप मार्केट की सारी फ्लक्चुएशन से बचना चाहते हैं, आप जो है बिल्कुल रिस्क लेने को तैयार ही नहीं है, तो कैसे क्या क्या रास्ते बचते हैं कि आप अपनी फिक्स इनकम का जुगाड़ बैठा पाएं, ये डिस्कस करेंगे हम कल। अब मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कैपिटल मार्केट की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो पर लाइक करें, शेयर करें, और जितना हो सके इस पे शेयर करते हुए कमेंट भी करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी वीडियो के सभी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें, और साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें। थैंक यू।